हेलो एवरीवन, खमा गणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यरकम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कभी कभी आपके सामने ऐसे इंसिडेंट, ऐसी कहानियां आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती कि ये सब वाकई में पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी एक कहानी मेरे पास आई और जब मैंने उस कहानी को पढ़ा, मैंने उस कहानी को 6 से 8 बार पढ़ा और हर बार पढ़कर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। एक फेक कहानी है जिस बंदे ने भेजी है, उसने अपने आप से बनाकर भेजी है। 2-3 बार मैंने उससे बात की और उससे पूछा कि यार ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा कि आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये सब मेरे साथ मेरी आंखों के सामने घटित हुआ है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस पर डिसाइड आपको खुद करना है कि ये सच है या गलत। लेकिन जब मेरे पास ये आई, ये मेरे पास आज नहीं, बहुत पहले से आई हुई है। हर बार मैंने इस कहानी को अवॉइड किया, लेकिन घूम फिर कर ये मेरी आंखों के सामने अपने आप आ जाती। जैसे शायद ये कहानी खुद ये कहना चाहती कि भाई तू मुझे सुना, तू बता सब लोगों को कि कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, किसी इंसान की जिंदगी में घटित हुई एक घटना है। तो ये सही है या गलत, ये सच है या झूठ, ये सारा फैसला आपके ऊपर है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इन दी गई आईडीज पर। यह कहानी है ध्रुव सिंह की, जो गुजरात में 2006 में पैदा हुआ। वो गुजरात में ही पला बड़ा था, लेकिन 2014 में इनके साथ कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि इनको अपने पेरेंटल विलेज, जिसका नाम भीखमपुर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है, वहां पर शिफ्ट होना पड़ा। गुजरात के एक शहर की जिंदगी से गांव की जिंदगी थोड़ी अलग थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है और कुछ इसी तरह ध्रुव और उसका परिवार भी गांव के अंदर सेटल हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और जब मई का महीना आया तो उसके स्कूल की छुट्टियां पड़ी, गर्मियों की छुट्टियां, और इन छुट्टियों को लेकर वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस बार वो अपने मामा के पास उनके गांव देवसरा जाने वाला था, अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई मयंक के साथ। अब गांव के लोगों में कई चीजें अलग होती है और उनमें से सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है अंधविश्वास। ध्रुव के मामा के घर से करीबन 50-60 मीटर दूर एक बहुत पुराना मंदिर था, काली माता का मंदिर, और उस काली माता के मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और गांव वालों का यह कहना था कि इस पीपल के पेड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता है। ध्रुव ने पहले भी अपनी नानी से सब कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे ये सब सिर्फ कहानियां ही लगती थी। उसे यही था कि ये इन गांव वालों का अंधविश्वास है, इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं है। जो लोग ब्रह्म राक्षस के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, ब्रह्म राक्षस, इनके नाम से तो लग रहा है ब्रह्म और राक्षस, वो ब्राह्मण जो बहुत स्कॉलर होते हैं लेकिन अपनी सिद्धियों का, अपनी नॉलेज का गलत यूज करते हैं, उन ब्राह्मणों को मृत्यु के बाद जो योनि प्राप्त होती है उसे हम ब्रह्म राक्षस कहते हैं। अलग अलग जगह पर ब्रह्म राक्षस का डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। कुछ जगह पर ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो इतने पवित्र होते हैं कि जहां वो रहते हैं उसके आसपास आप लहसुन प्याज मांस तक नहीं ला सकते हो। वहीं कुछ जगह पर ऐसे ब्रह्म राक्षस के बारे में भी लिखा गया है जो इंसान तक का मांस खा जाते हैं। बहुत ही रहस्यमयी ये एंटिटीज होती हैं और उससे भी ज्यादा ये बहुत पावरफुल होती हैं। एक बार इनको किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए तो ये उसकी जान लेने से भी नहीं चूकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कंट्रोल में अगर कोई कर सकता है तो वो है सिर्फ बजरंग बली या उनके सच्चे भक्त। कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल तांत्रिक या पंडित इनके सामने टिक भी नहीं सकता है। और जैसा आप जानते हैं, गांव की लाइफ में सभी लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी ही उठते हैं। तो उस दिन करीबन 4:30 बजे के आसपास ध्रुव की आंख खुली। उसकी माँ घर के काम में बिजी थी, तो वो उठा और गांव की ताजी ताजी फ्रेश हवा लेते हुए वो सीधा उस मंदिर तक पहुंच गया। सुबह सुबह मंदिर की पॉजिटिव वाइब्स, वो मंदिर के अंदर घुसा तो मंदिर जो था वो काली माता का मंदिर था, उसमें टीन की छत थी और उसके आसपास छोटे छोटे और मंदिर बने हुए थे, भगवान शिव का, गणेश जी का, शीतला माता का। काली माता के मंदिर के जस्ट पीछे हनुमान जी का एक मंदिर बन रहा था जो कि अभी अधूरा था। ये मंदिर कोई और नहीं, ध्रुव के नाना जी ही बनवा रहे थे। पूरा मंदिर घूमने के बाद उसकी नजर अचानक से मंदिर के पीछे उस बड़े से पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखते उसके दिमाग में आया कि आज तो ये जाकर देखता है कि गांव वालों ने आखिर किस चीज का इतना हुआ बना रखा है। मैं भी तो देखूं यहाँ कौन रहता है और क्या रहता है। ये सोचकर वो उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी का टाइम था, मंदिर के आसपास बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे। तो जैसे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसे फील हुआ कि एकदम से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। जो मंदिर की पॉजिटिविटी थी वो अब एक नेगेटिविटी के अंदर बदल चुकी है और उस पीपल के पेड़ के आसपास एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। खैर वो आगे बढ़ा और उसने जैसे उस पेड़ को हाथ लगाया, उसे एकदम से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। जैसे उसने उस आवाज की डायरेक्शन में देखा, उसको पेड़ के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी दिखाई दी
और वो आकृति एकदम से उसकी आंखों के सामने उसी के ऊपर आके कूद गई। उसको देखते ही वो भागा और भागकर सीधा वो हनुमान जी के मंदिर के अंदर घुस गया और उसने अपने आप को उसमें बंद कर लिया। और जब थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके पैर के ऊपर किसी के खरोंच के निशान थे। डरा सहमा ध्रुव मंदिर के अंदर ही बैठा रहा जब तक कि मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग नहीं आ गए और उसे लोगों की हलचल की आवाज नहीं आई। उसने सोचा तक नहीं था कि उस पेड़ के आसपास कुछ ऐसा होगा। वो तो सिर्फ इसको गांव वालों का एक अंधविश्वास मान रहा था। थोड़ी देर के बाद हनुमान जी के मंदिर में वो पंडित जी आते हैं और ध्रुव को घबराया हुआ देखकर उसे पूछते हैं, लेकिन घर वालों और गांव वालों की डांट से बचने के चक्कर में वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। खैर उसके बाद ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और उस बात को अब तक करीबन 8 साल बीत चुके थे। इन 8 सालों में ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बीच में उसकी तबीयत खराब होती थी, लेकिन टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल आते थे, बट कभी भी कोई बहुत बड़ी नौबत नहीं आई। और ऐसा चलते चलते ध्रुव की स्कूलिंग खत्म हुई और वो उसके एक दोस्त जिसका नाम देवेश था, उसके साथ नीट की तैयारी करने के लिए लखनऊ जाने वाला था। जिसका दोस्त था वो इसकी नानी के गांव से ही बिलोंग करता था, लेकिन रहता इनके वाले गांव के अंदर था। तो ध्रुव एक बार फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि वो अपनी लाइफ में पहली बार वो अकेला अपने दोस्त के साथ ट्रैवल करने वाला था। तो इन दोनों ने अपने टिकट्स कराए और टिकट्स कराने के बाद दोनों की डेस्टिनेशन दोनों का सेम था। दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। दोनों के जो कोचेस थे वो अलग अलग थे। तो उसने उससे कहा देवे से, अगर अपने कोच अलग अलग है तो उसने बोला कि अभी एक काम करके अपनी सीट पे अपन वो करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, मतलब टीटी को, और फिर अपन सीट एक्सचेंज करवा लेंगे। तो दोनों अलग अलग कोचेस के अंदर चले गए, लेकिन चढ़ते चढ़ते कहीं ध्रुव का टिकट गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। और जब टीटी चेक करने आया तो उसने ध्रुव से टिकट मांगा तो उसने देखा उसका टिकट खो गया था। उसने बोला कि सर मेरा टिकट कहीं चढ़ते हुए गिर गया है, लेकिन आगे वाले कोच में मेरा एक दोस्त है देवेश, मैं उसी के साथ आया हूँ, पता नहीं मेरा टिकट कहाँ गिर गया है। उसने देवेश को फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर टीटी बोलता है कि तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उसके बाद यही बहाना बनाते हैं। उसने बोला सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास टिकट था और मेरे दोस्त के पास शायद अभी उसकी फोटो भी होगी, मैं उसको अगले स्टेशन में बुला लूंगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिए। बोलता नहीं, अगले स्टेशन पे तो तुमको ट्रेन से नीचे उतरना है। और इस तरह से उस टीटी ने अगले स्टेशन पर ध्रुव को उतार दिया। वो एक अनजान स्टेशन था, बहुत ही छोटा सा, उसे कुछ समझ में आ रहा था। जैसे तैसे वो पूछते पूछते किसी से आगे अगले स्टेशन पे पहुंचा तो उसे पता लगा कि वो प्रयागराज के पास में एक नैनी स्टेशन है, वहां पर पहुंच गया है। वहां पहुंचते पहुंचते ही ध्रुव को शाम हो चुकी थी और पूरा स्टेशन खाली हो गया था। वहां पहुंचते उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसे लगा कि उस बूढ़ी औरत से कुछ मदद मांगेगा और जैसे वो उसके पास पहुंच के कुछ बोला तो बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा मुझे पानी पिला दो। ध्रुव उन बूढ़ी औरत को, उन दादी को वाटर कूलर के पास लेकर जाता है, लेकिन वाटर कूलर सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। कि तभी उसकी नजर सामने एक लाइट जल रही थी, उसके ऊपर पड़ती है। तो उन दादी से बोलता है कि दादी वहां लाइट जल रही है, हो सकता है वहां पर आपको पानी मिल जाए, वहां चलें। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा ले चलो, बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन बेटा पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़ के चलना, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो बोलता है नहीं नहीं आप मेरे साथ चलो। तो ध्रुव उन बूढ़ी दादी का हाथ पकड़ के वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो एक मंदिर था, वो एक हनुमान जी का मंदिर था। वहां वो पहुंचता है तो वहां पर पानी का वाटर कूलर भी लगा हुआ था। तो मंदिर के अंदर घुसते ही वो दादी का हाथ छोड़ता है, पानी लेने जाता है और पीछे घूमकर देखता है तो वो दादी वहां से गायब हो चुकी थी। वो चारों तरफ देखता है कि वो दादी कहाँ चली गई, आवाज भी लगाता है कि तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई आती है, बिल्कुल वैसी आवाज जो आज से करीब 8-9 साल पहले उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे सुनी थी। वही कुछ चबाने की आवाज। उसकी आत्मा सिहर जाती है, उसकी रूह कांप उठती है कि ये तो वही आवाज है। और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। और तभी उसकी नजर पड़ती है, उसकी आंखों के सामने वही एंटिटी थी और वो एंटिटी कुछ चबा चबा कर खा रही थी। उसको देखते ही ध्रुव की हालत पूरी तरह टाइट हो गई। सीधा भाग के मंदिर के अंदर गया और मंदिर के अंदर अपने आप को बंद करके उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उसे बाहर से हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज आने लगी, जो उससे भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। पूरी रात आंख बंद करके बस वो उस मंदिर के अंदर बंद रहा और पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत थी जो उस परछाई को, उस एंटिटी को उस मंदिर में आने से रोक रही थी। सुबह लोगों की जब आवाज आई
तो ध्रुव वहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल के उसने लोगों को बात करते हुए सुना, तो सब लोग कह रहे थे कि एक लड़के की लाश मिली है और उस लाश की हालत बहुत ख़राब है, जैसे किसी ने उसको नोच-नोच कर खा लिया हो। वो वहाँ पहुँचा तो देखकर दंग रह गया, वो लाश किसी और की नहीं, उसके दोस्त देवेश की थी। उसको देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई और उसको बहुत क्लियर हो चुका था कि आखिर देवेश की मौत कैसे हुई। यहाँ पर ध्रुव अपना आपा खो बैठा था। जैसे-जैसे उसने अपने आप को सँभाला, लोगों ने उसे सँभाला और उसके बाद उसने देवेश के रिलेटिव के यहाँ पर फ़ोन किया लखनऊ, जिनके यहाँ पर ये दोनों जाने वाले थे। वहाँ से खबर देवेश और ध्रुव दोनों की फैमिली के पास गई। वो लोग उसकी बॉडी को लेकर गए, इधर ध्रुव की फैमिली ध्रुव को लेकर गई, वो बहुत घबराया हुआ था। जब ध्रुव की फैमिली ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि किस तरह से वो ट्रेन से उतरा, उसका टिकट कहीं खो गया था और फिर उसको वो एंटिटी दिखाई थी जो आज से करीबन 9 साल पहले उसे गाँव के मामा के गाँव के मंदिर के पीछे के पीपल के पेड़ में दिखाई दी थी। ये सब सुनने के बाद ध्रुव के घरवाले उसे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा को उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। उन बाबा ने ध्यान लगाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जिसका दोस्त था देवेश, उसके पापा का नाम था महेश और उनके भाई का नाम था संजय। ये एक ब्राह्मण फैमिली में थे और संजय जो था एक बहुत ही स्कॉलर आदमी था। लेकिन इसके पिताजी महेश ने संजय को जमीन के लालच में जहर देकर मार दिया था और उसकी मृत्यु के बाद वो एक ब्रह्म राक्षस में बदल गया था और तब से लेकर अब तक वो महेश और उसके परिवार से बदला लेना चाहता था। उसकी मौत के बाद महेश कभी दोबारा वो देवासरा विलेज यानी उस गांव में नहीं आया और तब से लेकर उसकी आत्मा वहीं उस पीपल के पेड़ पर भटक रही थी और इसी वजह से उसने ध्रुव के द्वारा उस लड़के देवेश को मारा है। ये बात सुनकर ध्रुव का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला, मेरे द्वारा कैसे मारा है? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पैर पर जो निशान पड़ रहा है, ये उसी ने किया था ना। अब ये सुनकर ध्रुव का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इसके बारे में उसने उन बाबा को कुछ भी नहीं बताया था। उसने बाबा से बोला, हाँ। पूरे परिवार को ये बात पता नहीं थी। सबने बोला कि ये तुझे कब हुआ? तो उसने बताया कि आज से करीब 9 साल पहले जब वो मामा के घर पे गया था, तब उस पीपल के पेड़ पर उसी एंटिटी ने उसको ये नाखून मारा था, ये पंजा मारा था। तो उन बाबा ने बताया कि वो जो एंटिटी थी, वो ध्रुव के शरीर के ऊपर अपना कब्ज़ा करना चाहती थी। इसकी तबीयत बीच में भी खराब रही होगी, आपने कितना भी इलाज किया हो, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई होगी। घरवालों ने कहा, हाँ। बोले वो ठीक भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो सब उसका दिया हुआ रोग था। उन्होंने आगे बताया कि आपका जो बेटा है, एक बहुत ही पुण्य आत्मा है, इसलिए वो ब्रह्मराक्षस इसके शरीर के ऊपर पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं कर पाया। अगर वो इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता, तो पहले वो इसकी सहायता से उस लड़के को मारता और बाद में शायद इसको भी खा जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कल भी किसी दिव्य शक्ति ने ही आपके इस बेटे की रक्षा की है। तभी ध्रुव को वो दादी याद आती है, जो पानी पीने के बहाने उसको मंदिर तक लेकर गई थी। उसने जब ध्यान दिया तो समझ में आया कि जिस मंदिर में वो बैठा था, वो एक राधा रानी का मंदिर था और वहाँ पे राधा रानी ने जो साड़ी पहनी हुई थी, सेम वही साड़ी उन बूढ़ी औरत ने भी पहनी हुई थी। ये बात उसने अपने घर वालों और बाबा को भी बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके घर में पूजा-पाठ होता था राधा रानी का और वो ही उसकी रक्षा करने आई हो। उसके बाद उन बाबा ने कहा कि अब तुम्हें उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया है। संजय की मौत तो पहले हो चुकी थी, उसके परिवार में सिर्फ़ उसका बेटा बचा था और शायद उसको मारने के लिए ही वो यहाँ पे रुका हुआ था। उसने अपनी मौत का बदला ले लिया है और वो जहाँ था वापस वहीं पहुँच चुका है। अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। इतना कहने के बाद बाबा ने उन सबको वहाँ से जाने को कह दिया। ध्रुव वापस से वहाँ उठा और ये कन्फर्म करने के लिए कि जो वो सोच रहा है कि जो उसको बचाने आई बूढ़ी औरत थी, वो राधा रानी थी, वो वापस से वहीं पहुँचा अपने परिवार वालों के साथ और जाकर उसने देखा, तो वहाँ पर उसने देखा कि वाक़ई में उस मूर्ति ने उसी कलर की सेम वही साड़ी पहन रखी थी, जो उस रात उस बूढ़ी औरत ने पहन रखी थी, जो ध्रुव से पानी माँग रही थी। तो इस तरह से ध्रुव का सामना हुआ 2 अलग-अलग एंटिटी से, एक डिवाइन एंटिटी से जिसने उसको बचाया और एक उस गाँव में रहने वाले कहे जाने वाले ब्रह्म राक्षस से। वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे नहीं लगता कि ये जो एंटिटी थी वो एक ब्रह्म राक्षस थी, क्योंकि ऐसा लिखा गया है बहुत जगह पर कि ब्रह्म राक्षस मांस भी खाते हैं, लेकिन वो उनके लिए जस्टिफाइड नहीं है, वो उनकी उस योनि के लिए, उनकी उस अवस्था के लिए ये जस्टिफाइड नहीं है। सच क्या है, क्या नहीं, ये तो हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों को अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं,
जिनको वो खुद ही समझ सकते हैं और दूसरों को उसके सामने प्रूव नहीं कर सकते। शायद ऐसा ही कुछ हुआ ध्रुव के साथ। आप लोगों को क्या लगता है, ये महज ध्रुव का एक वहम था या फिर वाकई में उसको एक ब्रह्म राक्षस और साथ ही साथ राधा रानी दोनों के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।